myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPPG College Fund। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने आर्थिक विचारों के इतिहास का परिचय व परिभाषा को पढ़ा था और आज अपन उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, यानी कि आर्थिक विचारों के इतिहास के विषय क्षेत्रों को पढ़ेंगे। तो हम पहले ही बता दूं कि जो आर्थिक विचारों के इतिहास का जो विषय क्षेत्र है उसे अपन ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। किसमें बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग आप देखिए, आर्थिक इतिहास, दूसरा अर्थशास्त्र का इतिहास, तीसरा आर्थिक विचारों का इतिहास। इन तीनों में थोड़ा बहुत अंतर है जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आर्थिक इतिहास के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी। आर्थिक इतिहास देखिए, आर्थिक इतिहास का संबंध मनुष्य की आर्थिक उन्नति के इतिहास से है। इसके अंतर्गत राष्ट्र की वाणिज्यिक, बैंकिंग व आर्थिक संस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में जो मनुष्य थे उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, पर समय के साथ साथ मनुष्य जागरूक होता गया, उसकी विचारों में परिवर्तन आते गए, उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और वो समय के साथ साथ उसने आर्थिक उन्नति करना शुरू कर दिया। आर्थिक उन्नति में उसने क्या क्या किया, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार किया, बैंकिंग व्यवस्थाओं का विस्तार किया, आर्थिक संस्थाओं का विस्तार किया। तो यानी कि उसने समय के साथ साथ जो आर्थिक उन्नति की है उन सारी आर्थिक उन्नति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसे हम आर्थिक इतिहास के नाम से जानते हैं। चलिए अपन दूसरे विषय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विषय क्षेत्र है आपका अर्थशास्त्र का इतिहास। देखिए, इसका संबंध अर्थ विज्ञान के नियमों से है। किससे है? अर्थ विज्ञान के नियमों से है। इसका संबंध ऐसे विज्ञान से है जो ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन कर कारण व परिणाम की व्याख्या करता है। देखिए, इस विषय क्षेत्र में क्या बताया गया है, इसका जो मुख्य रूप से जो संबंध है वो किससे है? अर्थशास्त्र के नियमों से है। देखिए, अगर हम किसी भी नियम को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस नियमों की हम नियम कब बनता है किसी भी चीज का, जब हम उस पर पूर्ण रूपेण शोध कार्य कर लेते हैं। किसी भी चीज पे जब हम पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं, उससे हम पूरे उसके फर्स्ट से लेकर एंड पॉइंट तक हम उसकी पूरी रिसर्च करने के बाद में जो भी इसकी फाइंडिंग्स लेते हैं उस चीज को हम अर्थशास्त्र के इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र है वो भी इसी युग की देन है, क्योंकि अर्थशास्त्र कब सामने आया, जब हमने उसके पूरे कारण और परिणामों की पूर्ण रूपेण व्याख्या कर ली थी, पूर्ण रूपेण से उसका स्पष्टीकरण कर लिया था। उसके बाद में ही अर्थशास्त्र हमारे सामने आया और जो अर्थशास्त्र है वो इस युग की देन है। अब आइए अपन तीसरे विषय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, वह है आर्थिक विचारों का इतिहास। देखिए, इसका संबंध ऐसे विचारों से है जो वैज्ञानिक व श्रृंखलाबद्ध नहीं है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है आपका, अर्थशास्त्र के पूर्ण और स्वतंत्र विज्ञान बनने से पूर्व, अर्थशास्त्र के पूर्ण और स्वतंत्र विज्ञान बनने से पूर्व आर्थिक विचारों का उद्गम एवं विकास। दूसरा है जिसका आरंभ राजनीतिक अर्थ विज्ञान से हुआ था। तो देखिए क्या है, इसका जो संबंध क्या है, ऐसे विचारों से है जो कि अभी तक वैज्ञानिक और श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में नहीं है। जैसे कि आपको पहले बता दूं कि अर्थशास्त्र में कई विषय ऐसे हैं और जिनका अभी तक कोई ना तो कोई उन पर किसी भी तरीके का नियम बन सका है, ना ही उसमें कोई वैज्ञानिक व श्रृंखलाबद्ध कार्य हुआ है। तो ऐसे वो नियम जिनके ऊपर अभी तक कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं पाया गया, उन सारे नियमों को हम इस आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वह अर्थशास्त्र के इतिहास के क्षेत्र से काफी बड़ा है, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में कुछ ही नियम ऐसे हैं जिनका हम स्पष्टीकरण कर पाए, जिसकी हम डिटेल स्टडी कर पाए, और अभी काफी नियम ऐसे हैं जिनकी हम स्टडी नहीं कर पाए, जिनके बारे में अभी हमें पूर्ण रूपेण तरीके से किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो और ऐसे
नियम जिनके ऊपर अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई भी हमने स्टडी नहीं की है, उन सारे नियमों को हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। और इसके नियम जो है, नियमों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कौन सा है, देखिए पहले भाग में क्या है कि जो अर्थशास्त्र जब पूर्ण एवं स्वतंत्र विज्ञान नहीं बना था, अर्थशास्त्र जब पूर्ण और स्वतंत्र विज्ञान नहीं बना था, उससे पहले के जो उसका उद्गम और विकास है उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। दूसरा है जिसका आरंभ राजनीतिक आर्थिक विज्ञान से हुआ, उन सारे नियमों को भी हम इसके अंतर्गत लेते हैं। और ये हमारा अंत यानी ये हमारा आखिरी विषय क्षेत्र है, आर्थिक विचारों का इतिहास। तो आपको ये विषय क्षेत्र का आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसके महत्व के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व। अब यहाँ पर हम इसकी इंपोर्टेंस देखेंगे, क्या वास्तव में आर्थिक विचारों का जो इतिहास था उसका अर्थशास्त्र में कुछ महत्व था या नहीं था। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका वाकई अर्थशास्त्र में महत्व था। और सबसे पहला क्या महत्व था, क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान से यहाँ पे क्या आशय है, क्रमबद्ध ज्ञान से यहाँ पे ये आशय है कि जब हम अर्थशास्त्र आर्थिक विचारों के इतिहास को पढ़ते हैं तो इससे हमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक कालीन तक जो भी अर्थशास्त्रियों ने जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए, जो भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए, उन सबके क्रमबद्ध ज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि के बारे में हमें पूर्ण रूप में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए भी इसका महत्व पाया जाता है। सेकेंड, अर्थशास्त्र के उद्गम व क्षेत्र का ज्ञान। आर्थिक विचारों के इतिहास से अगर जब उसको हम पढ़ते हैं तो उससे हम अर्थशास्त्र कब शुरू हुआ था, उसके क्या क्षेत्र हैं, उसका अर्थव्यवस्था में अपना क्या महत्व है, इन सारी बातों की जानकारी भी हमें आर्थिक विचारों के इतिहास से प्राप्त होती है। तीसरा, प्राचीन आर्थिक विचारों का अध्ययन। जब हम प्राचीन आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं, इससे आर्थिक विचारों के इतिहास से हमें प्राचीन आर्थिक विचारों के अध्ययन के बारे में पता चलता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे वो बिल्कुल सही थे, पर कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री उनकी विचारधारा को आधुनिक काल से जोड़ते हुए उनकी आलोचना करते हैं, पर वह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में की अर्थव्यवस्था में कुछ अलग परिवर्तन है और आधुनिक अर्थव्यवस्था में आज कुछ अलग परिस्थिति है। अगर हम प्राचीन कालीन परिस्थिति में उनके विचारों को देखें तो उनके विचार बिल्कुल सही थे, स्पष्ट थे और एकदम सुदृढ़ विचार थे। अब आइए अपन चौथे महत्व को देखते हैं, मनुष्य के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थशास्त्री थे वो समय समय पर आपस में मतभेद करते थे। कुछ कहते थे कि ये विचारधारा सही है, कुछ कहते थे ये विचारधारा गलत है। तो जब दोनों ही अर्थशास्त्री जो कि पक्ष और विपक्ष के दोनों ही अर्थशास्त्री थे, वहां अपने भिन्न भिन्न प्रकार के तर्कों को प्रस्तुत करते थे। जो पक्ष में थे वो पक्ष के तर्क देते थे और जो विपक्ष में थे वो विपक्ष के तर्क देते थे। तो जब आपस में पक्ष और विपक्ष के तर्क आपस में मिलते थे तो उससे कई नए तर्क सामने आते थे जो कि आम मनुष्य के पथ प्रदर्शक थे और इससे वह उनके दृष्टिकोण को, इससे वह मनुष्यों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते थे। इसमें भी आर्थिक विचारों का काफी महत्व रहा है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। अब फिफ्थ, मतभेद का निराकरण। जब दोनों ही अर्थशास्त्री आपस में मतभेद करते थे, फिर उन दोनों के पक्ष और विपक्षों को रखकर हम एक सही निष्कर्ष निकालते थे, जिससे हमारे जो आपस में जो मतभेद थे उसका निराकरण होता। अंत में जो अंत है इसका, आर्थिक ज्ञान को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक रूप देने के लिए, ये हमारा जो आर्थिक ज्ञान है उसको सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक रूप भी देता है। यहाँ पे क्या था कि कुछ अर्थशास्त्री कहते थे कि जो आर्थिक विचार है वो सैद्धांतिक है और कुछ कहते थे वैज्ञानिक है, जबकि ये सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दोनों ही थे। कुछ अर्थशास्त्री कहते थे कि अगर ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति ही इन नियमों को देता है तो ये क्या है, व्यक्तिपरक है और ये
वैज्ञानिक नहीं है, पर वास्तविकता में ये है, ये असलियत में देखा जाए तो ये जो नियम है वो आपका सिद्धांतिक और वैज्ञानिक दोनों ही है, क्योंकि व्यक्ति ही है जो आपके शोध अनुसंधान करके सही निष्कर्षों की प्राप्ति देता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विचारों के ये सारे हमारे महत्व थे। और अगर हम इनके विषय क्षेत्र, महत्व, परिचय और परिभाषा को देखें तो अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो आर्थिक विचारों का इतिहास है वो अर्थशास्त्र की नींव है, और आर्थिक विचारों के इतिहास से ही हमारा अर्थशास्त्र सामने आया, और ये अर्थशास्त्र की जो पृष्ठभूमि है वो आर्थिक विचारों के इतिहास पर ही टिकी हुई है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।